लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में हमने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, और उसमें हमने आपको थोड़े से पॉइंट बताए थे कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है। प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये होता है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो अब जरा प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज देखा जा रहा है, या जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम यहाँ समझते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट से मिलकर बना है, और उसमें कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो है कोर एंजाइम, और दूसरा है फैक्टर्स। फैक्टर्स या इसको बोलते हैं सब यूनिट। कोर एंजाइम जो है ये बना होता है 5 सब यूनिट से, मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट। ये 5 सब यूनिट से बना है। जबकि जो फैक्टर है ये दो तरह के हैं, 2 टाइप्स। एक है आपका सिग्मा फैक्टर, और दूसरा है आपका रो फैक्टर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर से हम देखते हैं इसको। देखिए, सेंटर में एक सब यूनिट रहेगी है, जिसे बोलेंगे हम ओमेगा। ओमेगा ओमेगा के साथ में ये हो गया अल्फा 1, अल्फा, और इधर हो गया ये बीटा 1, और ये हो गया बीटा। ये जो 5 सब यूनिट हैं, एक बीटा, बीटा 1, अल्फा, अल्फा 1 और ओमेगा, इन पांचों सब यूनिट ने मिलकर जो ये स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड कोर एंजाइम। ठीक है जी, ये हो गया कोर एंजाइम। और कोर एंजाइम के साथ दो साइड अटैच होंगे, दो फैक्टर अटैच होंगे। एक तो ये फैक्टर अटैच हो गया, इसको बोला गया है सिग्मा फैक्टर। ये हो गया आपका सिग्मा फैक्टर। जो सिग्मा फैक्टर है ये होता है फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और दूसरा जो फैक्टर इसके अंदर होगा ये हो जाएगा रो रो फैक्टर। और ये किस लिए होता है? फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए होगा। हेलो जी सर।
सर सब में दिया है मैंने कल। तो ये हमारा हो गया रो फैक्टर। और रो फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो रो फैक्टर जो है ये होता है फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इस प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा ये। और जो कोर एंजाइम है जो कि आपके 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ये कोर एंजाइम प्रोसेस के इलोंगेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन elongation of ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के इलोंगेशन में हेल्प करेगा। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करें। और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं मेरे साथ वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, यही हमने टॉपिक फर्स्ट पढ़ाया है, मैं अभी इसको रिवाइज कर देता हूँ। बाकी बच्चे इसको नोट करेंगे और जिन्होंने नहीं समझा है वो एक बार समझ लेंगे। देखिए, लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, और उसमें हमने ये देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम जो है वो है आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात करोगे तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स का अगर हम देखेंगे तो वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है उसमें कोर एंजाइम और दूसरा है फैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं सब यूनिट। कोर एंजाइम 5 सब यूनिट से मिलकर बना है, जबकि जो फैक्टर हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर, दूसरा होता है रो फैक्टर। अगर हम इस आरएनए पॉलीमरेज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ओमेगा, अल्फा 1, अल्फा, बीटा 1 और बीटा, ये पांचों सब यूनिट मिलके बनाती हैं कोर एंजाइम। और कोर एंजाइम का काम है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इलोंगेट करेगा। इसके बाद एक फैक्टर है इसके अंदर, सिग्मा फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कराता है, इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है रो फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं कोर एंजाइम की बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ इसकी 5 सब यूनिटें कौन कौन सी हैं, ओमेगा, अल्फा 1, अल्फा, बीटा 1, बीटा, ये 5 सब यूनिट हैं जिनसे मिलकर क्या बना आपका, इनसे मिलकर आपका बन गया कोर एंजाइम। ठीक है, कुछ लोग इसको हम यही बोल सकते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट। ठीक है, अल्फा 1 और अल्फा को एक साथ भी लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं 2 अल्फा यूनिट है, 2 बीटा यूनिट है और 1 ओमेगा यूनिट है। ये सबको समझ में आ गया? यदि इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी इसको ड्रॉ करिए। जब आप इसे ड्रॉ कर लें, सर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, एक बार आप ये रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, वो पढ़ रहे थे हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप सभी को क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि भाई आरएनए की फॉर्मेशन होना डीएनए से। और हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये होता है उसके साइटोप्लाज्म में, और इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अगर जो आरएनए पॉलीमरेज को देखेंगे तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो है इसमें कोर एंजाइम, दूसरा है इसके अंदर फैक्टर या सब यूनिट। कोर एंजाइम 5 सब यूनिट से मिलकर बना है। कौन कौन सी? एक है ओमेगा, 2 है अल्फा यानी कि अल्फा 1 और अल्फा, और 2 है बीटा मतलब बीटा 1 और बीटा। जो हमने आपको डायग्रामेटिकली सेंटर में दिखा रखा है, बीच में ओमेगा है, एक तरफ अल्फा 1 है, अल्फा है, एक तरफ बीटा 1 है, बीटा है, ये पांचों मिलके बना रहे हैं कोर एंजाइम। और जो फैक्टर हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर, दूसरा होता है रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो इस एंजाइम में देखा जा रहा है, ये सिग्मा फैक्टर होता है ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा। और जो रो फैक्टर है ये है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, मतलब उसके टर्मिनेशन के लिए। और जो आपका कोर एंजाइम है ये होता है ट्रांसक्रिप्शन के इलोंगेशन के लिए।
ठीक है, तो इसको ड्रॉ करें आप, और इसके बाद हम कुछ पॉइंट लिखते हैं प्रोकैरियोट्स के लिए। जैसे ही आप लोग इसको नोट कर लें बता दीजिएगा। वॉइस मेरी सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, हाँ ज्योति बोलिए। इसलिए हाथ उठाया। अजय चलिए, डन सर हो गया। वॉइस, यस सर। ओके, तो इसको रब कर देते हैं और कुछ पॉइंट्स लिखिए पहले। आप लोग प्रोकैरियोट्स में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो ये डायग्रामेटिकली आपने समझ लिया, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में समझ लिया है। अब कुछ पॉइंट लिखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज इज RNA polymerase is a holoenzyme. RNA polymerase is a holoenzyme which is made up of RNA polymerase is a holoenzyme which is made up of many subunits. Which is made up of many subunits. Next point लिखिए। RNA polymerase itself, RNA polymerase itself help in RNA polymerase itself help in opening of DNA helix and continues the elongation. And continues the elongation. Next point लिखिए। RNA polymerase responsible for RNA polymerase responsible for addition of RNA polymerase responsible for addition of nucleotides of RNA to make सर न्यूक्लियोटाइड के बाद of RNA nucleotides of RNA to make a strand of RNA molecule. To make a strand of RNA molecule. Next point लिखिए। When RNA polymerase reaches up to the transcriptional, या लिखिए when RNA polymerase reaches up to the
termination site. When RNA polymerase reaches up to the termination site, then the process of transcription get completed. Then the process of transcription get completed. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वहां पर जाके क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर समझ लिया। अब हम देखते हैं जरा यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस तरह से थोड़ा सा अलग है प्रोकैरियोट के मुकाबले। तो हम समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अगर जो यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें हम लिख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन takes place in न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस में होगा ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ऑल्सो टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें ट्रांसक्रिप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। और यहाँ पर अलग अलग तरह के आरएनए बनाने के लिए डिफरेंट तरह की आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि इन यूकैरियोट्स three types of RNA polymerase required to form RNA। आरएनए बनाने के लिए 3 तरह की आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1। अच्छा, ये जो है ना 3 तरह के आरएनए और किससे कौन सा आरएनए बनता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म आरआरएनए। ये आरआरएनए की फॉर्मेशन करता है। ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा आरएनए बना रहा है, आरआरएनए बना रहा है। और आरआरएनए में कौन कौन से बना सकता है ये, एक तो बना सकता है ये 28 एसआरआरएनए बना देगा, एक बनाएगा ये 5.8 एसआरआरएनए बनाएगा, एक बनाएगा ये 18 एसआरआरएनए बनाएगा। तो ये 3 तरह के आरआरएनए बना सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म एमआरएनए। ये एमआरएनए बनाता है, ठीक है, एमआरएनए बना देगा। इसके अलावा एक बनाएगा ये एचएनआरएनए बना देगा, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। तो एमआरएनए बना देगा, एचएनआरएनए बना देगा। फिर थर्ड हमारे पास आता है यूकैरियोट्स के अंदर है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म
टीआरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन करता है, टीआरएनए बनाता है। और टीआरएनए बनाएगा, इसके अलावा और क्या बना सकता है ये एसएनआरएनए भी बनाता है। और ये आपका जो एक रह गया 5SR आरएनए भी बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 तरह के आरएनए जो यूकैरियोट्स के अंदर यूज होते हैं। समझ में आ गई बात? आपको देखो चाहे ये 28 SR-RNA 5.8 वाला ये याद ना रहे, लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि RRNA किस एंजाइम से बनता है, mRNA किस एंजाइम से बनता है और tRNA किस एंजाइम से बनता है। ठीक है, तो पहले वाले से बनेगा RRNA, दूसरे वाले से बनेगा mRNA, तीसरे वाले से बनेगा tRNA। ये हो गया आपका आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन जो कि यूकैरियोट्स के अंदर है। अब हम देखते हैं डीएनए के अंदर वो साइट जिससे हमारा आरएनए फॉर्मेशन होगा। और क्योंकि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई डीएनए में कंप्लीट डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, साइट होती है जिससे हमारा आरएनए बनता है। और उस साइट को, उस यूनिट को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो नेक्स्ट हम टॉपिक समझते हैं अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, अगर जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करें तो ये क्या है? ये डीएनए का वो पार्ट है, डीएनए डबल स्ट्रैंड का वो पार्ट जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा। मतलब जिस हिस्से में, डीएनए के जिस हिस्से में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा वो हिस्सा कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में। it is the it is the part of DNA double strand. It is the part of DNA double strand where transcription process takes place. Where transcription process takes, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। देखिए इसको ना, इसे कोई डाउट है? चलिए इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करिएगा, हो सकता है आपके पास ये बनाने के लिए आ जाए। जैसे ये हो गया आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसकी ओरिएंटेशन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसके सामने एक ये हो गया डीएनए का अपोजिट स्ट्रैंड, इसकी ओरिएंटेशन हो गई 5 to 3। ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब एक बात ना यहाँ ध्यान से देखिए, इधर ये समझनी है, आपको बनानी नहीं है। अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ में एक तो ये एक्सिस होती है, एक ये एक्सिस होती है, 2 एक्सिस होती है ना। ये होती है वाई एक्सिस पॉजिटिव
ये होती है नेगेटिव वाई, इधर होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर जो हम इस तरफ चल रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, इसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और जो इस तरफ चलेंगे ये होगा अप स्ट्रीम। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है। अब देखिए इस डायग्राम पे वापस आते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड एक स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड हो गया। इस स्ट्रैंड में यहाँ पर एक सीक्वेंस देखा जाएगा, एक साइड देखी जाएगी। ये जो सीक्वेंस है, ये जो ये साइड दिखाई दे रही है आपको, डीएनए के अंदर ये वो सीक्वेंस है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा। इसे बोलते हैं प्रमोटर साइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर साइट। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट, और ये कहाँ होता है, ये होता है इस तरफ है ये ये क्या हो गया, ये हो गया अप स्ट्रीम। और अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। यानी कि अगर आपसे प्रमोटर की लोकेशन पूछेगा तो आप बताएंगे इट इज, थर्ड एंड की तरफ अगर बताओगे तो क्या बताओगे, इट इज अप स्ट्रीम ऑफ थर्ड प्राइम। और अगर मैं 5 प्राइम की तरफ बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ऑफ 5 प्राइम। ये आपके एनसीईआरटी में ये टर्म आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर उसने मेंशन नहीं किया कि अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है। अगर जो इस तरफ चलेंगे आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये सारी साइड कहलाती है अप स्ट्रीम। पॉजिटिव इधर जाओगे तो डाउन स्ट्रीम, यानी कि प्रमोटर साइड कहाँ है, थर्ड स्ट्रैंड के अप स्ट्रीम है, 5 स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम है। यानी कि इस तरफ डाउन स्ट्रीम है, इस तरफ अप स्ट्रीम। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रमोटर के बाद तो ये वाला एरिया होगा, ये जो है सीक्वेंस यहाँ तक का, जहां पर आपका आरएनए बनेगा, ये कहलाएगा आपका स्ट्रक्चरल जीन। ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन जहां जाके खत्म हो रहा है, मतलब जहां पर ये प्रोसेस एंड होगा ट्रांसक्रिप्शन का, ये साइड जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटर साइट। यहाँ पर क्या होता है टर्मिनेटर साइट पे, ट्रांसक्रिप्शन है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इसकी लोकेशन पता ही है आपको। अगर आप यहाँ देखोगे इसको, 5 स्ट्रैंड डाउन स्ट्रीम है, थर्ड स्ट्रैंड अप स्ट्रीम, सेम स्ट्रक्चर यूनिट के लिए भी रहेगा। अब इसमें जो आपको ये वाला स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, जिसकी ओरिएंटेशन 3 to 5 प्राइम है, इस वाले की, ये वाला स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसी से आपका एमआरएनए बनेगा। ये तो हम कल ही समझ चुके थे, इसी से आपका आरएनए बनेगा।
जो ये वाला स्ट्रैंड है इसके सामने वाला, ये है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब पता क्या है? जैसे देखो, मैं एक चीज आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे ये हमारा डीएनए है, यहाँ देखिए, ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए में ये हो गया 3 to 5 प्राइम। यहाँ पर सीक्वेंस हो गया ए टी 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 सी सी ए, ये सीक्वेंस हो गया। इसके सामने एक स्ट्रैंड रहेगा 5 to 3 प्राइम। इस पे सीक्वेंस अपोजिट होगा ना। टी के सामने क्या है? ए के सामने टी ए ए ए जी जी, ये हो गया। अब इस वाले से आरएनए बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले से। इससे क्या बना? आरएनए बन गया। ये बन गया आरएनए। आरएनए में क्या आएगा? इसका अपोजिट आएगा। ए के सामने क्या आएगा? यू, ए ए ए जी जी और फिर यू। अब देखो, आप इस वाले को देखो, इसकी ऑर्डिनेशन 5 to 3 रहेगी। इस वाले स्ट्रैंड को देखो और एमआरएनए को देखो, सीक्वेंस क्या है? सेम है, सिर्फ ये आरएनए है तो इसमें यूरासिल आ गया। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसका सीक्वेंस एमआरएनए के सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस के बिल्कुल सेम रहे, वो वाला स्ट्रैंड कहलाता है कोडिंग। ठीक है, तो टेम्पलेट के सामने वाला कोडिंग स्ट्रैंड होता है। और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या खास बात होती है? कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस और आरएनए का सीक्वेंस क्या रहता है? सेम रहता है, सिर्फ थायमिन की जगह यूरासिल देखा जाता है। ये जो पॉइंट अभी हमने आपको बताया, ये आप सभी को क्लियर है? अगर जो नहीं समझ में आया है तो बताइए, क्योंकि क्वेश्चन इस पॉइंट से बनेंगे। और समझ में आ गया सभी को तो आप ये डायग्राम जो है इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बना लीजिए इसको। ऑल डन, बना लिया सभी ने? डन भाई, हो गया या सो गए सब? यस सर, हो गया। ओके, चलिए, तो ये सबने ड्रॉ कर लिया है। ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया है ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की सारे पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे जब आप पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक ऑपरेटर रीजन भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ऑपरेटर रीजन दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा डीएनए जो है वो हेलिकल फॉर्म में है, लेकिन हमने स्ट्रेट करके बनाया है। तो अब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। आपके पास सुनिए, अगर जो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाने के लिए आता है तो आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे जो आपको अभी दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। ये आप ड्रॉ करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से। लेकिन बाकी चीजें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो प्रोसेस है उसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसी दिखाई देती है। ये समझ में आ गया? प्रैक्टिस ही करनी है। बनाने के लिए आए सब्जेक्टिव में तो यही बनाना है, लेकिन इससे हम प्रोसेस नहीं समझ सकते। तो अब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसा दिखाई देता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अगर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा हमको।
ये जो एंड हो गया, ये हो गया इसका थर्ड प्राइम, और ये हो गया इसका 5 प्राइम। ये एक स्टैंड बन गया। दूसरा स्टैंड अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो इसमें हमें ये पता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 साइट या 3 सीक्वेंस देखे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर। तो जो यहाँ तक का पोर्शन है, ये यहाँ से ये सारा पोर्शन, ये कहलाएगा प्रमोटर रीजन या फिर साइट, और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा स्ट्रक्चरल जीन, और सबसे लास्ट वाला जो एरिया रहेगा, ये जो एरिया है, ये कहलाएगा टर्मिनेशन साइट। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कुछ पोर्शन हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है। ये जो पोर्शन प्रमोटर साइट के बाद जो ये कुछ पोर्शन है, तो यहाँ पर आपको बैकएंड दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर रीजन। ये है आपका जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन में हमें 2 सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ देखने को मिलेगा सीक्वेंस ये, तो प्रमोटर रीजन में जो ये वाला सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड टाटा बॉक्स। और एक सीक्वेंस यहाँ देखने को मिलता है आपको स्टार्टिंग में, यहाँ और इस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग कैट बॉक्स। ये दोनों किस में होते हैं? प्रमोटर रीजन में देखे जाते हैं। प्रमोटर रीजन प्रोसेस को एंजाइम था ना, आरएनए पॉलीमरेज, वो आरएनए पॉलीमरेज हम बोलते हैं कि प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड करता है।
तो प्रमोटर रीजन पे कहाँ बाइंड करेगा? प्रमोटर रीजन पे वो टाटा बॉक्स को या कैट बॉक्स को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके उनके साथ अटैच हो जाएगा और फिर जाएगा ऑपरेटर रीजन के पास। ऑपरेटर रीजन उस आरएनए पॉलीमरेज को डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ा देगा, यानी कि ये इस साइड में जो ये है आपका, ये ना डाउन स्ट्रीम, यानी कि उसको स्ट्रक्चरल जीन की तरफ आगे बढ़ाएगा ताकि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। ये बात समझ में आ गई आपको? ऑपरेटर रीजन क्या करता है, क्लियर हो गया। प्रमोटर रीजन क्या करता है, क्लियर हो गया। स्ट्रक्चरल जीन तो पता ही है हमको कि ये भाई यहीं पर प्रोसेस का ट्रांसक्रिप्शन होगा, या हम बोलेंगे यहाँ पर एमआरएनए बनेगा और टर्मिनेशन पे आपको पता ही है जाके प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ आपके ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का। इसको आप लोग ड्रॉ करिए अच्छे से, और कल हम लोग इस यूनिट को लेके, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन वाले इसी यूनिट को लेकर के कल हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे और इसके कुछ पॉइंट लिखेंगे और फिर समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म। तो यहाँ तक अच्छे से करके रखिएगा, बाकी जो भी डाउट रहे वो आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो पढ़िएगा जरूर आज ही अच्छे से। थैंक यू सो मच।